गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में साइक्लिक प्रोसेस और नॉन साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस और नॉन साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा। तो हम सिंपली बोलेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस वैसे प्रोसेस को बोलेंगे कि जो जिसमें सिस्टम फिर इनिशियल स्टेट पे आके पहुंच जाए। जैसे मतलब एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करे, जहां से चलना स्टार्ट किए थे फिर वहीं पे आके रुक जाए, तो एक तरह से वो हुआ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, मतलब आप साइक्लिक प्रोसेस का मतलब पहले आप हेडिंग बना के लिखो कि ये साइक्लिक प्रोसेस consist of a cyclic process consist of changes which return the system back to its initial state, which return the system to back to its initial state, return the system back to its initial state। ठीक, अगला पॉइंट में लिखो नॉन साइक्लिक प्रोसेस। सब हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि पॉइंट समझाएंगे। अगला पॉइंट में लिखो नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस लिख करके डैश करो और लिखो कि इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ चेंजेज, इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ चेंजेज involved do not return the system back to its initial state, do not return the system back to its initial state, do not return the system back to its initial state। मतलब इसमें इनिशियल स्टेट पे लौट के नहीं आता है। ये थ्योरेटिकल में सिंपल बात समझ ले कि जैसे मान ले कि अगर हम यहां से चलना स्टार्ट किए, फिर घूमे और ऐसे यहां आ गए, तो ये साइक्लिक हुआ। और हम यहां से चलना स्टार्ट करें, यहां आकर के रुक जाए, तो ये हो गया नॉन साइक्लिक। अब इसमें डिटेल में डीप चर्चा आप करेंगे। ठीक, तो पहला हेडिंग हम बना लेते हैं कि केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? साइक्लिक के बारे में। तो साइक्लिक प्रोसेस के बारे में जब हम लोग को पढ़ना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस पहला, तो साइक्लिक प्रोसेस में पहला पॉइंट कहता है कि इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। मतलब कि डेल यू इक्वल टू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये आपके जीरो के बराबर होगा। ये आपके किसके बराबर होगा? डेल यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल जो है बच्चे, वो हमारे किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। डेल यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल किसके बराबर आएगा? जीरो। दैट मींस कि इस स्थिति में यू फाइनल इक्वल टू हो जाएगा हमारा यू इनिशियल। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम यहां से इसको डिटेल में डीप नॉलेज में लेके चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ से। किससे लेकर के चलते हैं? कि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ से। ऐसे एक बात और आपको बता दें कि आप दिमाग में सेट रखोगे कि डेल यू, आपको एक बात और बता दें फर्स्ट लॉ से पहले कि डेल यू डायरेक्टली रूप से डेल टी पे डिपेंड कर रहा होता है। इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर ये इंटरनल एनर्जी अगर जीरो है तो ऐसी स्थिति में डेल टी भी यहां पर क्या होगा? जीरो, यानी कि कांस्टेंट होगा। इसमें बच्चा कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां से थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ पे चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब चलिएगा तो वहां आपको पढ़ाया गया है कि Q इक्वल टू
डेल यू प्लस डब्ल्यू होता है, इसमें कोई दिक्कत? तो खुद सोचिए कि यहां पर हमने क्या बताया कि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑलवेज क्या लेंगे हम? जीरो। तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जब जीरो लेंगे तो यहां पर ये जब जीरो हो जाएगा तो वैसी स्थिति में Q इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, मतलब टोटल हीट सप्लाइड जो होगा वह टोटल वर्क डन के बराबर होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहां लिख सकते हैं कि हीट सप्लाइड, यहां लिख सकते हैं कि हीट सप्लाइड इक्वल टू वर्क डन ऑफ द सिस्टम। मतलब आप बोल सकते हैं कि हीट सप्लाइड इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन ऑफ द सिस्टम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्क डन ऑफ द सिस्टम या इसको वर्क डन बाय द सिस्टम का अच्छा सब ग्रामेटिकली रीड हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप यहां तक का बात जब आपको समझ में आ गया तो आपको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, मेन तो ये तो बेसिक थ्योरेटिकल बात था, अब न्यूमेरिकल बनाना है तो पीवी ग्राफ में चलना पड़ेगा। तो पीवी ग्राफ में आपको डिटेल में हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। पहले इतना जो बताया इतना समझ में आ जाना चाहिए कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, डेल यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जो किसके बराबर होगा? जीरो। फिर यू फाइनल या यू इनिशियल के बराबर है। फिर क्या बोले कि ये तो थ्योरी हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि डेल यू डायरेक्टली रूप से डेल टी पे डिपेंड कर रहा होता है, तो डेल टी एक कांस्टेंट है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जब हम आएंगे तो यहां पर क्या बोलेंगे, Q इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू किसके बराबर? जीरो। तो Q किसके बराबर होगा? डब्ल्यू के बराबर। मतलब हीट सप्लाइड जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम के बराबर है, मतलब जितना हीट सप्लाई करेंगे वो सिस्टम के वर्क डन के बराबर हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात है साइक्लिक प्रोसेस में, एफिशिएंसी, वो सब आपको डिटेल में हम स्टार्ट करेंगे बताना, ठीक। सबसे पहले बता दें कि पीवी ग्राफ अगर हम बनाएंगे इन साइक्लिक, तो एरिया ऑफ द क्लोज्ड पाथ जो होगा वही हमें वर्क डन देगा। जैसे अब एक बार हम पहले ढंग से बनाते हैं, अब इसमें डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको मिटा दें, आदत हो गया क्लास में पढ़ाने का, वही पूछना। चलो अब गौर करना, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या साइक्लिक प्रोसेस में, जैसे हम पीवी ग्राफ एक बनाते हैं। मान लो बच्चों कि अगर ये पीवी ग्राफ है, ठीक, उससे पहले दो तीन बात हम बता देते हैं। सबसे पहले का छोटा छोटा बात सब, जैसे मान लो अगर कोई ऐसे जा रहा होगा तो समझना कि क्लॉक वाइज है, क्लॉक, और अगर कोई ऐसे जा रहा हो तो समझना एंटी क्लॉक है। ये बात तो सब होता है, ये क्लॉक और ये एंटी क्लॉक, एक एक बात एकदम हम तोड़ के पढ़ा रहे हैं कि ऑनलाइन है इसलिए। अब तुम गौर करना, मान लो पीवी ग्राफ में हम पहले एक साइक्लिक पाथ बनाते हैं, ठीक। मान लो कि पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, जैसे मान लो ए बी सी डी। मान लो ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, ठीक। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक डायग्राम रुक जाओ और ले लेते हैं एक साथ। पीवी यहां पर से ए बी सी डी, ठीक। दो फिगर हम बना लिए, तुम खुद देखो, तुमको दिखाई देगा पहले कि दोनों पीवी ग्राफ है। तो आपको 100 बार हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाए थे कि आपको ये बेसिक बात याद रखना चाहिए कि पीवी ग्राफ का एरिया, पीवी ग्राफ का एरिया हमेशा हमें वर्क डन देता है। क्या देता है? वर्क डन। तो बात उठता है क्या कि साइकिल ये तो तुम लोगों के दिमाग में आ गया, क्लॉक ऐसे होगा, एंटी क्लॉक ऐसे होगा, इसको लिखने का बार बार तो जरूरी है नहीं। अब बात यहां उठ रहा है क्या कि जब हम पढ़ लिए कि पीवी ग्राफ का एरिया वर्क डन देता है, तो यहां साइक्लिक प्रोसेस की बात हो रही है। कौन प्रोसेस की? साइक्लिक।
तो जब यहां साइक्लिक प्रोसेस का बात होगा तो सबसे पहले यहां पर आप दिमाग लगाइए कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जब भी हमें निकालना होगा तो हम क्लोज पाथ का निकालेंगे। मतलब यहां लिख देंगे कि इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इन पीवी ग्राफ इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इन पीवी ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड पाथ का एरिया। वर्क डन इन पीवी ग्राफ बिकम्स इक्वल टू क्लोज्ड एरिया ऑफ क्लोज्ड पाथ, एरिया ऑफ क्लोज्ड पाथ। मतलब पहला बात बच्चा याद रखना कि पीवी ग्राफ में हमेशा और हमेशा क्लोज्ड पाथ का जो एरिया होगा वही हमारा वर्क डन होगा। हमेशा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, हमेशा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इन पीवी ग्राफ जो होगा वो एरिया ऑफ द क्लोज्ड पाथ होगा। मतलब ये क्लोज पाथ का एरिया, ये क्लोज पाथ का एरिया, यही हमारा पीवी ग्राफ में वर्क डन होगा। पहला बात क्लियर, ठीक। अब ये बात जब हमारा क्लियर हो गया पहला, इसमें जब हमें कोई डाउट नहीं है, तो दूसरा बात अब हम यहां पर करें कि अब ये याद रखना कि वर्क डन तो हम निकाल लिए, क्लोज पाथ का जो एरिया वही वर्क डन है। अब बात होता है कि वर्क डन पॉजिटिव कब है और वर्क डन निगेटिव कब है। तो याद रखना, यहां पर याद रखना कि वर्क डन पॉजिटिव कब है और वर्क डन निगेटिव कब है। तो साइकिल में, इन साइकिल, सीधा याद रखो ना कि साइक्लिक में, साइक्लिक प्रोसेस, तो सीधा याद रखना कि साइक्लिक प्रोसेस में अगर क्लॉकवाइज जा रहे होंगे, कैसे जा रहे होंगे, क्लॉकवाइज, तो वर्क पॉजिटिव होगा। साइक्लिक में अगर क्लॉक जा रहे होंगे तो वहां वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। और वही एंटी क्लॉक जा रहे होंगे तो वहां वर्क क्या होगा, निगेटिव। ये बात याद रखिएगा कि क्लॉक अगर जा रहे होंगे तो वर्क पॉजिटिव और एंटी क्लॉक जा रहे होंगे तो निगेटिव। तो खुद सोच कि इसमें एंटी जा रहे हैं तो यहां वर्क क्या हुआ, निगेटिव, और इसमें क्लॉक जा रहे हैं तो यहां वर्क क्या हुआ, पॉजिटिव। और तो मेरे समझ से बच्चा आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से बोल दे रहे हैं दो बात कि इनिशियल स्टेट, जैसे मान लो यहां अगर ए से चलना स्टार्ट किया फिर घूम फिर के ए पे आ गए, यहां भी ए से चलना है, यहां भी अगर मान ले कि अगर सी से चलना स्टार्ट किया फिर घूम फिर के सी पे आ गए। मतलब कहने का सेंस क्या है कि कंप्लीट जहां से चले थे अगर फिर वहीं आ गए तो समझना कि वो क्लोज्ड पाथ है। कौन पाथ है, क्लोज्ड, तो वो साइक्लिक होगा। क्या होगा, साइक्लिक। और साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जो होगा वो क्लोज पाथ का एरिया होगा। वर्क पॉजिटिव होगा जब हम क्लॉक जा रहे होंगे और वर्क निगेटिव होगा जब हम एंटी क्लॉक जा रहे होंगे। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब साइक्लिक का वर्क डन का पूरा कहानी क्लियर है। पहले इतना को नोट करो फिर हम इसके आगे बात करते हैं। इतना पहले नोट करिए। अगला हेडिंग बनाइए, वर्क डन इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस।
अब बात करते हैं वर्क डन इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस में। तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखो, फिर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। पहले एक पॉइंट लिखो कि वर्क डन इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस depends upon the path, depends upon the path chooses, depends upon the path chooses, फुल स्टॉप दो, फुल स्टॉप देके लिखो, and can be calculated, and can be calculated by the area, and can be calculated by the area, by the area covered between, area covered between the curve, area covered between the curve and volume axis, and volume axis of the, volume axis of the PV diagram, वॉल्यूम एक्सिस ऑफ द पीवी डायग्राम। ठीक, अब हम इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बोर्ड पे देखो, मान लो बच्चे कि हमने एक पीवी डायग्राम बना लिया। अब जैसे ही हम अगर एक पीवी डायग्राम यहां बना ले रहे हैं और यहां हमने ऐसा एक पाथ बना दिया, ठीक, मान लो कि पॉइंट ए अगर हम यहां पर रिप्रेजेंट कर दें, इसको अच्छे से समझना, ए बी सी, और पाथ हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये तो पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो समझ लेगा कि ऐसे जा रहा है, मतलब क्लॉक जा रहा है। तो क्लॉक जाते ही पहला बात, इसका जो वर्क डन होगा WABC, जो वर्क डन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि बच्चे समझाएंगे क्लॉक जाएंगे तो वर्क पॉजिटिव होगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, मेन बात उठा है कि इसको निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले ये जो वॉल्यूम है, तो इसका गिवन एक्सिस, हम बोले ना वॉल्यूम के दिए गए एक्सिस से पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा, और यहां जो वॉल्यूम होगा ऐसे यहां इसको ले लेंगे वॉल्यूम। अब इस पाथ का, इस क्लोज पाथ का अब हम एरिया निकाल लेंगे, और इस क्लोज पाथ का जो एरिया होगा वही हमारा वर्क डन होगा। मतलब समझना नॉन साइक्लिक में कैसे निकालेंगे। और फिगर से देखो, मान लो कि अगर हमने एक पीवी डायग्राम ले लिया, कौन डायग्राम ले लिया हमने, पीवी डायग्राम। अब लो मान लो हम ऐसा पेंटिंग कर दिए, तो मान लो कि अगर ये डायग्राम लिए, ठीक, खुद से देखो, एक मिनट, ये डायग्राम है बस। अब इसका एरिया निकालना कैसे है, तो वॉल्यूम से एक एक्सिस बनाना ही पड़ेगा तुम्हें, ये हो गया, बना लिए। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कि अगर हम यहां से चलना स्टार्ट किए थे, ए दूसरे कलर का देंगे, मान लो यहां से चलना स्टार्ट किए थे, ए बी सी, आगे बढ़े डी, इसमें तो कोई दिक्कत, यहां पर हमारे डी, तो ए से बी गए, बी से सी आए और सी से डी गए। तो वॉल्यूम जो एक्सिस से था, यहां वॉल्यूम मेजर कर लिए, इसमें कोई दिक्कत, ये वॉल्यूम वाला कुछ होगा V1 V2। अब इस पूरे रीजन का, अब इस पूरे रीजन का, अब इस पूरे रीजन का एरिया निकाल देंगे। अब इस पूरे रीजन का एरिया निकाल देंगे, वर्क डन हो जाएगा। यानी कि W A वर्क डन, वर्क W A B C D वर्क। अब बता, कोई पूछेगा ये वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो देख लो ये एंटी जा रहा है, तो एंटी जा रहा है, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट बच्चे नहीं होना चाहिए। अब वर्क डन निकालना कैसे है, वो तुरंत अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, बेहतरीन एग्जांपल है, उसको सब थ्योरी बना करके पढ़ा देता है, उसको हम क्वेश्चन बना करके तुमको करवाते हैं, तुमसे खुद निकलवाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, पर इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं क्या कि हमें इफिशियंसी निकालना है, ठीक,
साइक्लिक प्रोसेस का था। पहले इसको नोट कर लो फिर हम बात करते हैं। पहले इसको जल्दी नोट कर लो। अब यहां से हम लोग हेडिंग बनाते हैं इफिशियंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। हेडिंग बना लीजिए इफिशियंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। चॉकलेट मान लो इफिशियंसी समझाना है पहले, ठीक। तो सबसे पहले मान लो कि हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ पर भी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ग्राफ में भी क्वेश्चन करवाएंगे तो खुद समझ में आएगा, लेकिन पहले हम इफिशियंसी को समझा लेते हैं। तो आपको बताया गया है कि दुनिया में कोई भी मशीन 100% परफेक्ट नहीं होता है, सबका कुछ ना कुछ इफिशियंसी निकल सकता है। और किसी का भी इफिशियंसी निकालना हो तो इफिशियंसी को आपको पहले बताया है कि ईटा से डिनोट करते हैं। इफिशियंसी को एक तरह से कैसे डिनोट करते हैं, ईटा से। इतना इस सिंबल को दिमाग में रखिएगा, तो छोटा बना दीजिए, अच्छा नहीं बनना। तो मान लीजिए कि ये, मान लो ढंग से अपना बना लेना कुछ, ये मान लो इफिशियंसी का सिंबल है, ठीक। तो इफिशियंसी किसी भी मशीन का अगर निकालते हैं तो आउटपुट बटा इनपुट होता है। तो यहां आउटपुट का मतलब होगा वर्क, यानी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द साइकिल, वर्क डन बाय द साइकिल बटा ग्रॉस हीट supplied by the system, gross heat supplied by the system या supplied by per cycle। और तुमको यहां समझना है ग्रॉस हीट का मतलब, ठीक। तब हम यहां तुमको समझाते सुनना कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो रहा होगा तो उसमें हीट जा भी रहा होगा, मतलब हीट सिस्टम के अंदर इन भी कर रहा होगा और हीट सिस्टम से बाहर भी निकल रहा होगा। तो जो सिस्टम के अंदर जा रहा होगा वो पॉजिटिव हुआ, बाहर निकल रहा है वो निगेटिव है। तो यहां पर बात कर रहे हैं क्या, ग्रॉस हीट का मतलब कि वो हीट जो केवल पॉजिटिव होगा उसे ही यूज करना है। मतलब कि जो सिस्टम के अंदर जा रहा है साइक्लिक प्रोसेस करने के लिए, जो सिस्टम के अंदर जा रहा है उसे पॉजिटिव हीट बोलेंगे, यानी वही ग्रॉस हीट हुआ। और जो बाहर निकल रहा है वो निगेटिव हीट हुआ, उसको नहीं लेना है। मतलब यहां एक बात तुमको और बता दें, एक इंपॉर्टेंट बात, कि ग्रॉस हीट जो है वह हमेशा ग्रेटर होता है यहां पर नेट हीट से। नेट हीट का मतलब क्या होगा कि सिस्टम में जा रहा है, ये बात को समझ लो, जा रहा है तो अंदर की तरफ जा रहा है और वहां से बाहर निकल रहा है, मतलब वहां हीट पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है।
तो नेट हीट कम जाएगा, लेकिन ग्रॉस हीट हुआ जो केवल सिस्टम के अंदर इन कराने वक्त का जो हीट है, मतलब जो पॉजिटिव हीट है। तो ये आपको यहां समझना है कि ग्रॉस हीट का मतलब वह हीट जो पॉजिटिव हीट है, तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। और वर्क डन का मतलब हुआ आउटपुट पावर, ग्रॉस हीट का मतलब हुआ इनपुट पावर, मतलब जो सिस्टम के अंदर भेजे। तो हम आपको पढ़ाई कराते किसी मशीन का एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट होता है। तो वहां पर क्या होगा, आउटपुट वर्क डन जो हुआ वर्क आउट कर रहा है सो, और इनपुट मतलब क्या हो रहा है, ग्रॉस हीट सप्लाइड बाय सिस्टम पर साइकिल। ये बेसिक बात, ग्रॉस हीट का मतलब सिस्टम के अंदर जो हीट भेज रहे हैं हम अच्छे से आपको समझा दिए। ग्रॉस हीट मतलब पॉजिटिव हीट, एफिशिएंसी यही हुआ वर्क डन बाय द साइकिल बटा ग्रॉस हीट सप्लाइड पर साइकिल। ठीक, अब बात होता है कि इस डायग्राम को बनाने का मतलब क्या है। तो इस डायग्राम में तुरंत एक बेहतरीन सवाल देना है, इसको नोट कर लो, पहले तुमको समझ में आएगा अच्छे से, पहले इसको नोट कर लो। चलिए अब हम लोग एफिशिएंसी पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए कि 4 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब मोनोएटॉमिक, 4 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर P naught and temperature T naught is isothermally expand to twice its initial volume. The gas is in the compressed at the constant pressure to its original volume. Finally the gas is compressed at constant volume to its original pressure P naught. तो क्वेश्चन नंबर ए में बोल रहा है स्केच द पीवी एंड पीटी डायग्राम फॉर द प्रोसेस, और बी पार्ट में बोल रहा है कैलकुलेट द नेट वर्क डन बाय द गैस एंड हीट सप्लाइड टू द गैस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। ठीक, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 मोल का आइडियल गैस है, उसका प्रेशर P नॉट है, टेम्परेचर T नॉट है, वो आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ है, एक्सपेंड टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मतलब आइसोथर्मली एक्सपेंड इस ढंग से हुआ है कि इनिशियल वॉल्यूम का दुगना हो गया है, और उसके बाद गैस कंप्रेस्ड हुआ है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो उस वक्त बोल रहा है क्या कि पीवी और पीटी डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, अच्छे से हम लोग बनाते हैं इसको। पीवी और पीटी डायग्राम पहले बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर हम पीवी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं कि लंबा लिखना है। सबसे पहले इसमें पीवी डायग्राम अगर हम बनाएं, और एक डायग्राम बनाना है पीटी डायग्राम, उसके नीचे बना लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बच्चा तो समझेगा कि बोल रहा है कि पहले प्रेशर मान लो कितना है, पी नॉट है, और आइसोथर्मल में एक्सपेंशन इस ढंग से हो रहा है, कि पहले वाले वॉल्यूम के बाद वाला वॉल्यूम दुगना हो जा रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, वॉल्यूम जब दुगना हो जा रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो मान लो कि पहले प्रेशर पी नॉट होगा और बाद में प्रेशर पी नॉट बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो उसके हिसाब से अगर बनाते हैं मान लो A है और इसको मान लो B, मान लो A और B, मान लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोल रहा है,
कि सबसे पहले कौन एक्सपेंशन हुआ, आइसोथर्मल। तो मान लो कि ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल, तो यहाँ P/2 है प्रेशर। तो जब यहाँ आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम दुगना होते जा रहा है, तो मान लो वॉल्यूम पहले निकालना पड़ेगा, उसको भी निकालते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर वॉल्यूम कुछ होगा तो उसका दुगना यहाँ पर होगा, वो क्या होगा हम निकाल लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं जब ये ऐसे आएगा और यहाँ ऐसे जाएगा, ए बी मान लो सी इसको, तो बी से सी जब इस ढंग से जा रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, खुद देखो, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब भी कोई जाता है तो उसको आइसोबारिक बोलते हैं। तो यहां से ये आइसोबारिक हो जाएगा, ये क्या हो गया आइसोबारिक। अब ए से सी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जा रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब भी कोई जाता है तो उसको बोलते हैं आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। तो ये आइसोकोरिक है, ये आइसोबोरिक है और ये आइसोथर्मल है। इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बात एकदम क्लियर है। तो सबसे पहले बात करें कि प्रेशर की बात करते हैं, पहले इसी के अकॉर्डिंग कुछ कुछ निकाल लेते हैं। तो प्रेशर की बात करेंगे तो सबसे पहले खुद सोचो कि यहां पर प्रेशर PA इक्वल टू P0 है, ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है P0, और टेम्परेचर की बात करोगे TA, तो TA यहां पर कितना होगा, तो टेम्परेचर वाला ग्राफ बनाएंगे तब हमको देखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग कर ही लेते हैं साथ में, तो एक समझाने में अच्छा रहेगा। तो ये मान लो कि प्रेशर है और ये मान लो कि हमारा क्या है टेम्परेचर। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ में आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तभी आइसोथर्मल, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और साइक्लिक है तो क्लोज तो बनाना ही पड़ेगा। मतलब कि यहां पर सोचा जाए तो इसको हम बोल सकते हैं इसमें आइसोथर्मल, इसको क्या बोल सकते हैं आइसोथर्मल, इसको बोल सकते हैं आइसोकोरिक। क्यों, क्योंकि आपको याद रखना है कि कांस्टेंट प्रेशर पे आइसोकोरिक होता है, इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यहां पर टेम्परेचर के लिए है आइसोथर्मल आइसोकोरिक, और ये हो जाएगा इस पर आइसोबोरिक। ये क्यों होगा इसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले गौर कर कि इसका टेम्परेचर